बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बेटा आज हम लोग आ चुके हैं अपने ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ क्लास 11, दैट इज आवर ह्यूमन फिजियोलॉजी। और बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर जो लगा हुआ आज बोर्ड पे, दैट इज आवर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर है ये। इट इज वन ऑफ द कंसेप्चुअल चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। सारी वैसे तो कंसेप्चुअल है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं बोल के कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। उससे क्वेश्चन शॉर्ट आता ही आता है बेटा। और नीट में इस चैप्टर की जो वेटेज है बेटा, है ना, वो हमारी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस की है, ठीक है। और आज के गोल में यानी टुडेज गोल, हम इसमें पूरा चैप्टर 1 शॉट में कवर करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक हमारे रहेंगे उसमें सबसे पहले तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारा गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। गैस ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा कुछ ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमारा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम पूरा चैप्टर रैप कर लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी। और हमारा सबसे पहला प्राइम गोल तो ये होता है, ठीक है, कि हम पहले एनसीईआरटी कवर कर ले। एक्स्ट्रा चीजें भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा, इसमें वैसे तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है नहीं, बट चीजें हम करेंगे। ह्यूमन फिजियो में काफी चीजें आएंगी ऐसी जिसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वहां मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। बट कोशिश यही रहेगी, ठीक है, जो हमारी वीएमसी मेडिकल की टीम की कोशिश रहती है कि आपको हम उतना ही कंटेंट प्रिसाइजली बता दें जिससे आपका नीट तो बड़े आराम से निकल ही जाए, आपकी नॉलेज भी ज्यादा, है ना, डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं और बच्चे की नॉलेज डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो नॉलेज किसी काम की नहीं होती। आपको आगे एमबीबीएस में ही सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छे से पढ़ना है, तो वहां तक पहुंचाना हमारा काम है। उसके बाद की बात की है, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं हम रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। ये हमने सबने पढ़ा है, रेस्पिरेशन एक चैप्टर होता था प्लांट फिजियो में, ठीक है। उसके बाद जो ब्रीथिंग है ना, ब्रीथिंग में बेसिकली बस ऑक्सीजन का एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से जो CO2 से कर रहे हैं हम, ठीक है, जो सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, है ना, और रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हमारे जो एनिमल वर्ल्ड है उसमें सबसे पहले, है ना, जो हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उन लोगों में जैसे स्पॉन्जेस, सिलिंड्रेट, फ्लैटवर्म्स, इनमें जनरल बॉडी सरफेस से एक्सचेंज होता था, ठीक है। हम एनिमल किंगडम में ऑलमोस्ट सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ के आए हैं, ठीक है। स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल से यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म में होता था, ठीक है। एनिलीड्स में और एम्फीबियंस में सबसे ज्यादा कॉमन होता था। फिर उसके बाद जो ट्रैकियल ट्यूब था वो हमारा आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, है ना। गिल्स यानी ब्रेकियल रेस्पिरेशन हमारा फिशिस, टैडपोल, प्रॉन्स में, ठीक है। लंग्स से हमारा जिसे हम पुल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में लंग्स से हम रेस्पिरेशन करते थे बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक एक चीज जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई होता क्या है हमारे पास, है ना, पेयर ऑफ एयर पैसेज ट्रैक्ट होता है और लंग होती है, ठीक है। उसमें कंडक्टिंग पार्ट होता है जो एयर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से टू दी एल्वेलाई जहां पे एक्सचेंज होने वाला है, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइज इट एंड ब्रिंग्स इट टू दी बॉडी टेम्परेचर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। कंडक्टिंग पार्ट में हम लोग जो एयर है हम जब उसे इनलेट करेंगे यानी उसको जब अंदर ले रहे होंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि उसे पहले क्लियर करना पड़ेगा फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ेगा और उसको बॉडी टेम्परेचर में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो भी हमारे, है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल होते हैं, ठीक है, बहुत थिन वेस्कुलाइज एल्वेलाई को गिव राइज करते हैं जो कि लंग्स में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा लैरिंग्स होता है, ठीक है, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। हमारा जो सॉलिंग के टाइम में एपिग्लॉटिस होता है, एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ना, वो ग्लॉटिस यानी प्रिवेंट करता है जो फूड की एंट्री है, विंड, जो विंड पाइप है हमारा लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ठीक है, उसमें प्रिवेंट करता है। तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा बेटा एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है इनटू लंग्स। क्यों? क्योंकि उसका अगर वो फूड बाय इन केस चांस अगर लंग्स में चली गया तो वहां उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी है ना स्पेशल कार्टिलेजिनस फ्लैप
जो कि एपिग्लॉटिस होता है। नाउ ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है, ठीक है, ऑल ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय, है ना, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस हाफ रिंग्स जो सी शेप्ड होती हैं। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये सी शेप्ड क्यों होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की सी शेप्ड रिंग्स होती है, ठीक है। और आगे फ्रंट साइड में तो बेटा यहां पे ट्रैकिया होती है, ठीक है, यहां पे ट्रैकिया होती है, और इसके बैक में मैं यहां पे कलर चेंज करके तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक है। और इसके बैक की साइड में यहां पे तुम्हारा, है ना, इसोफेगस होता है, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें ढंग से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है तुम्हारा ट्रैकिया और इसोफेगस का। तो ट्रैकिया से लेके बेटा कहां तक, हमारा जो हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं वहां तक ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो कि प्रिवेंट करती हैं कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। जब एयर अंदर और बाहर जा रही है तो प्रेशर ग्रेडियंट जब मेंटेन रहता है, तो कई बार जब प्रेशर कम होता है तो कोलैप्स होने की टेंडेंसी होती है, तो उसे एक प्रिवेंट कर लेती है, जिससे कि ये एयर पैसेज का एक डायमीटर फिक्स रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ह्यूमन लंग्स की बात करें तो ह्यूमन लंग्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं बेटा हमारे थोरेसिक चैम्बर में, ठीक है, जो डायफ्राम में रेस्ट करता है, ठीक है। राइट लंग के पास 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक डबल लेयर्ड प्लूरा होती है, आउटर प्लूरा, ठीक है, और इनर विसरल प्लूरा। मतलब बेसिकली होता क्या है, अभी मैं एक डायग्राम तुम्हें दिखाता हूं, देखो इस डायग्राम में एयर पैसेज और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। देखो शुरू कहां से होगा सब कुछ, है ना। सबसे पहले जो हमारा नेजल ओपनिंग है, ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल लेयर्स भी कहते हैं, ठीक है, वहां से एयर आई, एयर गई बेटा कहां पे, हमारे नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स में ये नेजल टर्बाइनेट, ठीक है, और कुछ कॉन्केव बोन्स होती हैं, ठीक है, वो आती है और यहां से एयर मीट करती है तुम्हारे कहां पे बेटा, फेरिंग्स वाले रीजन में, ठीक है, लेरिंजियोफेरिंग्स वाले रीजन में, जो लेरिंग्स और फेरिंग्स का कुछ जंक्शन टाइप होता है, ठीक है। वहां से ये जाती है नीचे, नीचे जाती है तो यहां पे कहीं पे देखो फेरिंग्स के बाद आता है तुम्हारा लैरिंग्स, ठीक है। ये जो लैरिंग्स है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, वो लीड करता है टू दी आपका विंड पाइप, दैट इज योर ट्रैकिया, ठीक है। इससे ऊपर कहीं यहां पे छोटा सा ऐसे फ्लैप दिख रहा है, दिस फ्लैप इज नोन एज योर एपिग्लॉटिस, जो हमने अभी बताया था कि एपिग्लॉटिस जो है वो फूड की एंट्री को, है ना, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इनटू दी आवर ट्रैकिया या विंड पाइप, ठीक है। वहां से अब जैसे ट्रैकिया से नीचे आएंगे तो यहाँ पे ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड करता है इनटू राइट और लेफ्ट, है ना, राइट और लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकस में, ठीक है। जब ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड करता है तो उसका भी एक लेवल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कहां पे जाके डिवाइड करता है, ठीक है, ऑन द लेवल ऑफ योर 5th, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा। ये क्वेश्चन भी नीट में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। तो जिसे इस लेवल ऑफ डिवीजन पे, है ना, जो पॉइंट बनता है, जो नॉट सी बनती है ये, ठीक है, इसे हम कराइना कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कराइना। कराइना का भी क्वेश्चन आ सकता है, कराइना एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, बट ये पूछ सकते हैं कि ये जो नॉच है ये कौन से लेवल पे बनती है, ठीक है। नाउ अब यहां से जो हमारे बेसिकली सेकेंडरी ब्रोंकस होता है, टर्शियरी ब्रोंकस होता है, ठीक है, वो यहां से डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, और उसके बाद हमारा ब्रोंकियोल वाला पार्ट शुरू होता है, ठीक है। ब्रोंकियोलर सिस्टम में इनिशियल ब्रोंकियोल, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोलाई, है ना, ये सब आता है। इतने में ही हमारे लंग्स जो है ना, ध्यान से देखोगे तो ये जो लंग्स हमारे दिख रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे सिचुएटेड है, इसमें राइट और लेफ्ट डिवीजन है। अब जो राइट लंग होता है बेटा, उसमें 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, अपर, मिडिल और लोअर, ठीक है। यानी कि ऐसे यहाँ पे एक डिवीजन होगी जो अपर लोब को जारी होगी, एक डिवीजन होगी जो लोअर लोब को जारी होगी, और एक डिवीजन होगी जो आपका, है ना, मिडिल और लोअर को डिफरेंशिएट करेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, इंफीरियर लोब और लोअर लोब, है ना, हॉरिजॉन्टल फिशर के बारे में बताया जो डिवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे सुपीरियर लोब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ऐसी राइट के बाद जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट में भी बेटा सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं, ठीक है। तो एक ओब्लिक फिशर होता है जो अपर और लोअर लोब को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक बेसिकली तुम्हारा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पैसेज का डायग्राम है, ठीक है, जहां पे कंडक्टिंग पाथ के अलावा रेस्पिरेटरी पाथ होता है। इसमें यहां पे तुम्हें एक रीजन दिखता है, दिस रीजन इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज योर एट्रिया, ठीक है, जहां से गैस एक्सचेंज शुरू हो चुका होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो पार्ट बचता है ये, दिस इज योर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में तो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो गई होगा, ठीक है।
इससे ऊपर तक के जो सेल्स होते हैं, इससे ऊपर तक की जो हमारी हिस्टोलॉजी होती है उसमें जो सेल्स होते हैं वो ज्यादातर सिलेटेड होते हैं, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड होते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कोलुमिनार टाइप ऑफ नेचर होता है, ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद इधर देखोगे अगर ध्यान से, तो हमने इतना ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया था। तो जो प्लूरल फ्लूइड होती है उसका भी ध्यान से देखोगे, तो ये जो हमने बनाई है लेयर, इसी में एक और लेयर आप ऐड कर लो, ठीक है, लंग्स की। और ये जो आप डबल लेयर तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर प्लूरा, ठीक है। प्लूरा कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड फील्ड, है ना, जिसकी जो कैविटी होती है उसमें एक फ्लूइड फील्ड होती है, दैट कैविटी, ठीक है, इज नॉट प्लूरल कैविटी। और उस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है बेटा, दैट फ्लूइड इज नोन एज योर प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो लंग्स का, क्योंकि लंग्स डायरेक्टली बेटा किससे अटैच है, इसके बाद रिब्स से, यानी थोरैक्स से अटैच है, ठीक है। थोरैक्स में ये कैविटी बनी है, उससे अटैच है। तो जब लंग्स इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं, यानी फूलते हैं और जब बंद होते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो कैविटी है ना, ये टच होती है बोन से और ये वापस से सिकुड़ते हैं, तो प्रेशर चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ना फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एक स्मूथ पैसेज के लिए, इसमें ये प्लूरल फ्लूइड होती है और ये उस फ्रिक्शन को खत्म करती है, कम कर दी है, मिनिमाइज कर देती है, ठीक है। इसीलिए इसमें यहाँ पे दो डिवीजन बता रखी है कि भाई एक होती है जो तुम्हारी आउटर होती है, जो आउटर कोस्टा यानी कोस्टल सरफेस से, रिब्स को हम दूसरे वर्ड से कोस्टा बोलेंगे, है ना, कोस्टल सरफेस से कनेक्टेड होती है। और एक विसरा होती है जो हमारे लंग्स से कनेक्टेड होती है। तो विसरल प्लूरा और कोस्टा प्लूरा में डिवीजन होती है, ठीक है। वो हमने पढ़ लिया है कि इसके बीच में कोई एक फ्लूइड होती है जो लुब्रिकेट करती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है। एल्वेलाई और उसके डक्ट जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं, जो मैंने अभी बताया डायग्राम में, है ना। और एल्वेलाई होते हैं जो हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होते हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं तुम लोगों को बताया था, जो आपको वीएमसी मेडिकल में ही ज्यादातर मिलेगा, सब लोग देखते होंगे, वीडियोस आती होंगी, शॉर्ट्स आते होंगे, है ना, उसमें काफी ऐसा डेटा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, है ना, वो जरूरी होता है। तो हमारे जो बेटा टोटल एल्वेलाई होते हैं लंग्स में, वो ऑलमोस्ट, है ना, 200 से 300 मिलियन एल्वेलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा, है ना, टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं सारे एल्वेलाई को खोल के बिछा दूं, है ना, अगर मैं एक एक एल्वेलाई को खोल के, ठीक है, स्प्रेड कर दूं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना वो कवर कर सकता है, ऑलमोस्ट 80 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, 80 स्क्वायर मीटर्स का, 80 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया, है ना। तो एवरेज हम मान लेते हैं 200 से 300 मिलियन, यानी 10 की पावर 6 एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं किसी एक ह्यूमन के अंदर। और 80, ठीक है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर्स का सरफेस एरिया टोटल ये एल्वेलाई प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये एयर पैसेज, ठीक है। तो एयर पैसेज में देखोगे जो अभी मैंने बताया, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल नेसल कैविटी, निसोफेरिंक्स, ठीक है, निसोफेरिंक्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लैरिंक्स, लैरिंक्स से, अच्छा, ग्लॉटिस जो है, ठीक है, ये फूड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं। यहां पे आप लोग करेक्शन कर लेंगे, एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है, जिससे ये एयर कहा जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और लास्ट में एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट में मैंने वो जो डायग्राम था, ठीक है, ऐसे एल्वियोलर डक्ट आती है, इससे बहुत सारी एल्वियोलाई की ब्रांचेस आती हैं, और फिर उसके बाद ये ऐसे कवर होती है। तो इतने रीजन को आप बोलते हैं एट्रियम, ठीक है, और इतने रीजन को आप बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। और यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। तो एयर जो होगी वो यहां तक परफेक्टली आ चुकी होगी, ह्यूमिडिफाई हो चुकी होगी, ठीक है, और उसके बाद ये यहां से दूसरी ब्रांचेस में भी जा रहा है ना, तो यहां से ये गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ह्यूमंस के केस में, ठीक है, जिसे हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से स्टेप है, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, और दूसरा आता है गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, ठीक है। फिर आता है हमारा ये जो गैस एक्सचेंज हो गई, अब इस गैस का फेट यानी ये ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये टिश्यू और ब्लड से एक्सचेंज होगी, ठीक है, और उसके बाद जो एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजन है वो सेल्स जो होंगे वो उसको यूटिलाइज करेंगे, और उसके बाद टिश्यू रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 स्टेप्स रेस्पिरेशन के बहुत जरूरी है। वेंटिलेशन जो है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसी को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं बेटा दूसरे टर्म्स में, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होगा जो ब्लड और एल्वेलाई के बीच में होगा, फिर वो ऑक्सीजन जो होगा एल्वेलाई से ब्लड में जाके, ब्लड से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से बेटा वो रेस्पायर होगा, यूटिलाइज होगा, कहां रेस्पायर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है।
जो ह्यूमंस में होती है। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि भाई ये क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये मैकेनिज्म होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग का। ठीक है, तो भाई ब्रीदिंग में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है इंस्पिरेशन बेटा और एक होता है एक्सपिरेशन। दो पार्ट होता है ब्रीदिंग में, है ना। इंस्पिरेशन का मतलब होता है टेकिंग द एयर इनसाइड द लंग्स, ठीक है, या पल्मोनरी कैविटी, और एक्सपिरेशन होता है विड्रॉइंग ऑफ एयर आउटसाइड, है ना, द बॉडी। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन की बात करेंगे, है ना। तो इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, ठीक है। ड्यूरिंग दिस डायफ्राम जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखो डायफ्राम एक नेचुरल डोम शेप मसल होती है जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना, तो ये फ्लैट हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्लैट, है ना, कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वर्टिकल वॉल्यूम, जिसे हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, ठीक है। कुछ मच्छर चले गया था मेरी आंख में, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या होता क्या है बॉडी के एक्सिस और ये सब चीजें। सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस का मतलब होता है जो बॉडी के वर्टेक्स में प्रेजेंट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। जो हमारी बॉडी में एंटीरियर होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है ऊपर, और पोस्टीरियर का मतलब होता है नीचे। तो दिस इज योर ऊपर एंटीरियर, दिस इज योर पोस्टीरियर नीचे। तो लंग्स के हिसाब से, थोरेसिक कैविटी के हिसाब से, दिस इज योर एंटीरियर पोजीशन, दिस इज योर पोस्टीरियर पोजीशन। इसे हम एपी एक्सिस भी कहते हैं। उसके अलावा हमें पता है दूसरा होता है हमारा डोर्सो वेंट्रो, है ना। डोर्सल होता है तुम्हारा पीछे, वेंट्रल होता है तुम्हारा आगे। तो ऐसे दो चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो हमने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में देख लिया, जिसे हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, कि यहाँ पे भाई क्या हुआ, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो गया। फ्लैट हो गया तो ये कैविटी बड़ी होगी, फूलेगी, ठीक है। बड़ी होगी तो इसमें होगा क्या, इसमें जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं हमारे साथ में, है ना, जो हमारे रिब्स के बीच में होती हैं, वो लिफ्ट करते हैं रिब्स को, स्टर्नम को, कॉजिंग एन इंक्रीज, है ना, इन द थोरेसिक वॉल्यूम इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। अब दिख रहा होगा कि डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में रिब्स हैं। तो बेसिकली मेरी ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, नीचे की साइड से भी इंक्रीज होगी और डॉर्सोवेंट्रल साइड से भी इंक्रीज होगी। अगर मेरा, है ना, मुंह इस तरफ है, कुछ इस तरह से अगर मेरा थोरेक्स है तो वो कुछ इस तरह से होगा और डायफ्राम मेरा सीधा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीजें होने वाली हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो चेंजेस होते हैं ये प्रेशर को कम कर देते हैं और वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है बेटा, थोरेसिक कैविटी का सेंस ये इतनी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वो एक लॉ आता है जिसमें पता है ना, जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उस वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसीलिए एयर जो होती है वो क्या आ जाती है, हमारे अंदर आ जाती है। जब ऑब्वियसली एयर, क्योंकि कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एयर का मूवमेंट कैसे होता है बेटा, अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, और जैसे ही मेरे लंग्स में एक लोअर कंसेंट्रेशन मैनेज हो गई, मेंटेन हो गई, वैसे ही वो एटमॉस्फेयर से एयर आ जाएगी अंदर, ठीक है। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होती है हमारी, जिसमें हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ये सब प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें देखने को मिल रहा होगा जो डायग्राम मैंने बनाया था, वैसे ही एनसीईआरटी ने तुम्हें बना के दिखाया है कि डायफ्राम जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, जो रिब्स हैं वो रेज हो जाएंगी और वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एक्सपिरेशन में, इसी के रिवर्स स्टेप होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पैसिव एक्सपेलिंग ऑफ एयर होती है, ठीक है। During this, intercostal muscles and diaphragm relax, causing a decrease in thoracic volume and thereby pulmonary volume, so air moves out. बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इंस्पिरेशन समझ में आ गया तो ये तो बहुत इजी चीज है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस, है ना, अगर आपको फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना हो तो एब्डोमिनल मसल और इंटरकॉस्टल मसल होती हैं कौन सी, इंटरनल। तो इंटरकॉस्टल मसल भी बेटा, जो मसल रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, वो दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल वाली सपोर्ट करती है आपकी इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में। फोर्स्ड एक्सपिरेशन के लिए हमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल का हेल्प लेना पड़ता है, जैसे व्हेनेवर यू आर रनिंग, व्हेनेवर यू आर डूइंग सम एक्सटेंसिव टास्क, ठीक है। तो उसमें कई बार ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होती है, तो उसे ज्यादा जल्दी निकालना भी तो तभी भी यूज होता है, ठीक है। अब इसमें अगर देखोगे तो वही चीजें वापस की डायफ्राम ऊपर जाएगा, रिब्स जो है वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगी, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसका, थोरेसिक कैविटी का जो बड़ा हुआ था। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, बाहर हो गया प्रेशर ज्यादा, तो बाहर कम प्रेशर था, एटमॉस्फेयर 1 था, और अंदर हो गया ज्यादा, तो अंदर का जो एयर का वॉल्यूम है, एयर का जो कंसेंट्रेशन हाई हो गया, वो अपने आप पैसिवली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर तुम्हारा वेंटिलेशन से नहीं आया, पल्मोनरी वेंटिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया, तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले वॉल्यूम का मतलब सबको पता है, कुछ एक पर्टिकुलर, है ना, स्पेस है, ठीक है, और कैपेसिटी है उस
पर्टिकुलर जगह में वो स्पेस कितना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस लोगों को नहीं समझ में आता है, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो वॉल्यूम जो है हमारे 4 ही सिलेबस में। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम है कि भाई टाइडल वॉल्यूम का मतलब जो भी एयर है ना, मैं एक नॉर्मल रेगुलर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में लूंगा, ठीक है, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम होगी, जो कि हमारे ऑलमोस्ट 500 ml पर ब्रेथ होता है, ठीक है, 500 ml पर ब्रेथ, ठीक है, जो कि 6000 से 8000 ml पर मिनट है, ठीक है। जब मैं रेस्पायर करूंगा, है ना, रेस्पायर करूंगा तो जितना मैं एयर लूंगा और जितना मैं विड्रॉ करूंगा, ठीक है। एवरेज जो रेस्पिरेशन रेट होता है हमारा, जो एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है बेटा, वो 12 से 16 है ना ब्रेथ्स पर मिनट होता है, ठीक है। इसे कैपिटल बी कर लो, क्योंकि आगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम बीट्स पर मिनट भी लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रेथ्स पर मिनट होता है, जिसमें से एवरेज 15 लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे भी इसका एवरेज निकालूंगा तो 7500 ml आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इतना एवरेज ऑफ एयर है ना हमारी बॉडी पर मिनट कंज्यूम करती ही करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, ये वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जब मैं इंस्पायर करता हूं बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, मतलब मैं नॉर्मली एडिशनल नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहा हूं और एकदम से मैं बहुत जोर से इंस्पायर कर जाऊं, ठीक है। तो उस बहुत जोर से एडिशनल वॉल्यूम जो मैंने खींचा, वो कितना खींचा, टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ 2500 ml और पर ब्रेथ, है ना। तो ये एक एडिशनल वॉल्यूम है। ऐसी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा कि वो एडिशनल वॉल्यूम जो मैं निकाल सकता हूं बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, जो कि हमारा 1000 से 1100 होता है। अब ध्यान दोगे कि मैं इंस्पायर तो मैं ज्यादा कर रहा हूं, एक्सपायर में ऑलमोस्ट हाफ कर रहा हूं, उसका भी एक रीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है मेरा, वही रीजन है इसका कि भाई ये जो अमाउंट हमारी है ना लंग्स में रह जाता है, ठीक है, आफ्टर इवन अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और अगर आप ईआरवी और आरवी को जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट वो आईआरवी के बराबर आएगा, ठीक है। तो नेट जो कुछ अमाउंट है, यानी 111 से 1100 ml से 1200 ml जो है, ठीक है, वो हमारी बॉडी रखती है एज अ रिजर्व अपने लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहां तक। फिर उसके बाद बात करते हैं हम अपनी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। ये कैपेसिटी है, जैसे मान लो सपोज करो कि एक बैलून है, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट कि एक बैलून है, उसकी कैपेसिटी 5 लीटर ऑफ एयर की है, ठीक है, बट अभी वो 5 लीटर नहीं ले रहा, 2 लीटर ले रहा है, 3 लीटर ले रहा है, बट उसकी कैपेसिटी तो है, तो अभी उसके अंदर वॉल्यूम 3 लीटर है, बट उसकी कैपेसिटी 5 लीटर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम से हायर ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार रिसर्च रीजन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ एम्स ने, ठीक है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम इज दैट कैपेसिटीज आर ऑलवेज हायर देन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब बच्चे ऐसे में कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या, सोचते रहेंगे कि भाई कौन सा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ज्यादा था, कौन सा नहीं था। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझो। अगर तुम्हें बेसिक कॉमन सेंस लगानी आती है तो उसने वो क्वेश्चन ही वहां पे खत्म कर दिया था जब उसने बोल दिया था कैपेसिटी और वॉल्यूम। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कैपेसिटी हमेशा हायर होगी वॉल्यूम से। तो अब देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है तो वो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम से हमेशा हाई होगी। देखो वो 2500 था, ये हमेशा उससे ज्यादा है ना। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि टीवी प्लस आईआरवी को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो ही वो मेरी वॉल्यूम बनेगी, वही मेरी कैपेसिटी बनेगी, ठीक है। ऐसी एक्सपिरेशन कैपेसिटी होती है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है, वही टोटल अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है, वो मेरी कैपेसिटी है। क्योंकि ये बता रहा है ना कितनी कैपेसिटी होगी, तो इसमें भी हम देखेंगे तो हमारा टीवी प्लस ईआरवी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, ठीक है। ये होता क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो लंग्स में रह जाता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये ईआरवी यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम के बराबर होता है, दैट इज योर 2100 से 2300 ml, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये होता क्या है बेटा, ये वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो कि हम ब्रेथ कर सकते हैं इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन, और वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, ब्रेथ आउट है ना आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन। यानी कि अगर है ना मैं एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहा हूं, बहुत जोर से मैं सांसें निकाल रहा हूं, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एयर मैं अंदर लूंगा वो मेरी नेचुरल कैपेसिटी होगी, उसे मैं वाइटल कैपेसिटी बोलता हूं, जो हमारी 4000 से 4600 ml होती है, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है ERV प्लस टीवी प्लस IRV। फॉर्मूले सबके बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद एक टोटल लंग कैपेसिटी होती है दिस, ठीक है, जो टेक्सचुअल मटेरियल में नहीं था। ये ग्राफ ध्यान से देखोगे, इस ग्राफ को वैसे तो कोई लोग नहीं पढ़ाता, बट जब व्हेन यू विल स्टडी द ह्यूमन फिजियोलॉजी इन योर मेडिकल
कोचिंग या इन योर मेडिकल करियर, ठीक है, तुम इसे देखोगे कि भाई ये ग्राफ तुम्हें दिखाया जाएगा। तो ये जो सबसे पहले वेव्स आ रही हैं बेटा, दीज वेव्स आर योर टीवी, दीज आर योर टीवी, है ना, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम रेगुलर ब्रीदिंग है, ठीक है। उसके बाद मैंने एकदम से हवा खींच ली, ठीक है। जब मैंने एकदम से हवा खींची, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ करते करते, तो वो मेरी क्या होगी, यहां से टाइडल वॉल्यूम से लेके बिल्कुल एकदम जीरो से लेके और पूरे यहां तक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, लेकिन यहां से टाइडल वॉल्यूम से यहां तक मेरी IRV होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी मेरी, है ना, यहां से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होगी, और उसके बाद पूरा अगर मैं गिन लूं, यानी कि यहां से ड्रॉप कर लूं अगर, तो मेरी ये हो जाएगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यहाँ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल, यहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम है जो मेरा वॉल्यूम बच गया, ठीक है, 1100 से 1200 ml। फंक्शनल रेजिडुअल, ठीक है, कैपेसिटी होती है पूरा ERV, ठीक है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, सब कुछ मिला के। और फिर बेटा मेरी वाइटल कैपेसिटी होती है ERV प्लस TV प्लस IRV, और लास्ट में आती है टोटल लंग कैपेसिटी जो TV, ठीक है, प्लस IRV प्लस, या फिर ऐसा कर सकते हो इसको VC यानी कि वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, ठीक है, वो होती है मेरी टोटल लंग कैपेसिटी। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है जो NCERT बोलती है कि भाई दिस इज नोन एज IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, जो कि मेरा सारा टोटल लंग की पूरी कैपेसिटी है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनके फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। और ये वॉल्यूम्स और ये डेटा तुम्हें पता होना चाहिए। कैपेसिटी और वॉल्यूम में डिफरेंस दोनों को समझ में आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा, है ना, हमारा जो एक्स्ट्रा था इसमें वो भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें, है ना, नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियोल है, जिसमें कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, उसे हम बोलते हैं बेटा डेड स्पेस। क्या बोलते हैं उसे? डेड स्पेस, ठीक है। उसके बाद डेड स्पेस वॉल्यूम होता है एक, जो कि 150 ml होता है। रेस्ट जो होता है, ठीक है, रेस्ट जो होता है रेस्पिरेटरी साइकिल में, ठीक है, बचा हुआ, वो मेरा डेड स्पेस के अलावा वो होता है मेरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ठीक है, सरफेस, ठीक है। डेड स्पेस को हम कंडक्टिंग स्पेस पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सरफेस में ही मेरी गैस एक्सचेंज होती है। तो एक जनरल फॉर्मूला है, जो मेरा टीवी था 500 ml जो मैं ले रहा हूं, है ना, उसको दो ही एनाटॉमिक डिवीजन में बांटा जाता है, फिजियोलॉजिक डिवीजन में बांटा जाता है, कि 150 ml जो हमेशा मेरे डेड स्पेस में रहेगा, और वो 350 ml जो मेरा हमेशा एक्सचेंज के लिए जाएगा, ठीक है, जो मेरा हमेशा एक्सचेंज के लिए जाएगा वो हमेशा 350 ml होगा। फिर उसके बाद ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें पता ही है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मैंने बताई दिया, तो मैं 12-16 टाइम्स होता है ना। स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम ये असेसमेंट करते हैं क्लिनिकल पल्मोनरी फंक्शन का। ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह जो अभी हमने पीछे एक ग्राफ पढ़ा था, उसको हम एसेस करते हैं, उसको हम निकालते हैं यूजिंग योर स्पायरोमीटर, ठीक है। इट कैन मेजर, है ना, इट कैन नॉट मेजर, मतलब क्या मेजर नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया यार, रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि यू कैन नॉट, है ना, इन्वॉल्व दैट, क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं और जो हम ले रहे हैं वही हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा बेटा वो ये नहीं मेजर कर सकता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिसमें आएगा वो यही है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और TLC दोनों में ही रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, ये दोनों मेजर नहीं कर सकता। इसके ऊपर क्वेश्चन कभी बना नहीं है, ये इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा नीट में, कि बता दो स्पायरोमीटर की हेल्प से हम क्या क्या मेजर नहीं कर सकते। तो जिस की भी चीज में RV इंक्लूडेड होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होगा, वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अप इज और गैस एक्सचेंज, कि भाई गैस एक्सचेंज कैसे होते हैं, उन्होंने एयर ले लिए, ठीक है, एयर जब आ गई है, ठीक है, तो गैस एक्सचेंज बिटवीन कैसे होता है, एल्वेलार और ब्लड के बीच में होता है, ठीक है, ब्लड और टिश्यूज के बीच में होता है। और उसके बाद, है ना, जो एल्वेलार होते हैं वो हमारे प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होते हैं। O2 और CO2 जो होते हैं वो एक्सचेंज करे जाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और किस में डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द गैसेस जो ग्रेडियंट बनाएगा, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस की कोई गैस कितना सोल्यूबल है, ठीक है, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है मेरे पास उस गैस को एक्सचेंज करने के लिए। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मेरा प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो होता क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है मेरा, है ना, जो कि इंडिविजुअल प्रेशर होता है किसी गैस का किसी मिक्सचर के अंदर, ठीक है, यानी PO2 एंड PCO2, वो हमारा कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एक टेबल में, ठीक है। टेबल ऑरेंज कलर की नहीं है, बस ग्रीन कलर की, इसलिए क्योंकि ये अच्छे से दिखे स्क्रीन पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो
जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें PO2 का वॉल्यूम जो होता है, जो प्रेशर होता है वो होता है 159 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, और CO2 कम होती है एटमॉस्फेयर में, हमें सबको पता 0.3 ही होती है। एल्वेलाई में जैसी वो एयर आती है, ऑक्सीजन रिच एयर आती है, उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, 104 mm Hg हो जाता है और CO2 का बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि वहां ऑक्सीजन है नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें तो ऑक्सीजन कम ही होगा और CO2 हाई होगा, यानी 40 एंड 45 mHg रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 95 mmHg होता है और CO2 का 40 mmHg होता है। वेयर एज इन द टिश्यूज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कॉमन होगा, लेकिन कुछ केसेस में कॉमन नहीं होगा, डिपेंड करता है कौन से टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। जो हाईली मेटाबॉलिक होगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा भी होगा, तो वो सब चीजें वेरी करेंगी, ठीक है। उसके बाद जो PO2 एल्वेलाई में होता है ना, वो ज्यादा होता है ना, मोर देन दैट द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। सो O2 डिफ्यूजेस इनटू देम और एल्वेलाई में CO2 आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। तो सोल्यूबिलिटी जो CO2 की है वो बेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू द O2, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर डिफरेंस, ठीक है, इन पार्शियल प्रेशर हायर देन दैट ऑफ O2, है ना, ज्यादा अमाउंट ऑफ O2 जा सकती है बेसिकली, है ना। CO2 जो है वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल गैस होती है, ठीक है। और थिकनेस भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है मेरी बेटा वो 3 लेयर से बनी हुई है। कौन सी लेयर? सबसे पहली होती है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ वेस्कुलर कैपिलरीज, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उनके बीच में है। तो टोटल 3 लेयर्स हैं, ठीक है। इन तीनों लेयर की जो थिकनेस होती है वो लेस देन 1 mm होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, ठीक है, 0.1 mm, ठीक है, इज एनेबल, है ना, टू इजी गैस एक्सचेंज, ठीक है। फिर उसके बाद सरफेस एरिया आता है। तो प्रेजेंस ऑफ एल्वेलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स एंड इट इंक्रीजेस द गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। जो एल्वेलाई में है ना, जो सरफेस एरिया बढ़ गया एल्वेलाई की वजह से, एरिया बढ़ गया, उससे ज्यादा अच्छे से एक्सचेंज हो पाता है। तो इस डायग्राम को देखो ध्यान से। तो ये एक एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। इस एल्वेलस में एल्वेलर कैविटी मेरे को देखने को मिल रही है। यहाँ पे मुझे ये सेल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि थिन, है ना, स्क्वामस एपिथेलियम है एल्वेलाई के, ठीक है। उसके बाद जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्योंकि हमारा एपिथेलिया जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाता। और फिर हमारा लास्ट में है एंडोथेलियम, जो कि बेटा मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ही है, ठीक है। और इस ब्लड वेसल के अंदर, चाहे वो कैपिलरी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी ब्लड वेसल हो, उसमें कोई ब्लड सेल होगा, इसमें से यहाँ पे जो O2 होगी वो यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगी और यहाँ पे जो CO2 होगी वो यहाँ से, ठीक है, बाहर निकल जाएगी और यहाँ से बाहर आ जाएगी। कुछ इस तरीके से ये हमारा गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है गैस ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ये इसका बेसिकली, है ना, पूरा का पूरा लेखा जोखा है कि भाई ये कैसे ट्रांसपोर्ट होने वाला है टेक्निकल टर्म्स में। अभी तक तो हमने बस समझ लिया कि ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो होता कैसे है कि भाई जो भी हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस है CO2 और O2, है ना, वो एल्वेलाई से सिस्टमिक टिश्यूज में जाती है और सिस्टमिक टिश्यू से एल्वेलाई में आती है, ठीक है। सबसे पहले O2 ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम कि भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले CO2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो O2 ट्रांसपोर्ट को ध्यान से देखेंगे। O2 ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू वेरियस टिश्यूज दो तरीके से होता है। सबसे पहला आता है ब्लड प्लाज्मा में, जो कि ऑलमोस्ट 3% ही होता है, ठीक है, डिसॉल्व स्टेट में। रेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पता है जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनके अंदर, है ना, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसके पास टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की, ठीक है। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। O2 जो होती है वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में बहुत डिफरेंस होता है। ऑक्सीजनेशन में कभी भी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होगी, ऑक्सीडेशन में चेंज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है ना, उसके पास 4 हेम यूनिट होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है तुम्हें, ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था। So each Hb molecule can carry about 4 oxygen molecules और 8 oxygen atom, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ होता क्या है कि O2 जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बाइंडिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये बाइंडिंग टोटली डिपेंड करती है। सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन होता है ना, Hb4, 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 यूनिट्स हैं। अगर हाई PO2 होगा और लो PCO2 होगा, जैसे कि लंग्स में ये मेंटेन करा जाता है, तो Hb
O फॉर O8 बनेगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। यहां पे ये है बन रहा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसकी फॉर्मेशन होने ही वाली है, ठीक है। और अगर हम है ना रिवर्स कर देंगे, यानी लो PO2 कर देंगे, हाई PCO2 कर देंगे, तो ये रिवर्स कंडीशन टिश्यूज में देखने को मिलती है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होता है। तो टिश्यूज में जाके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलेगा और वो टिश्यूज को मिलेगा, बट लंग्स में जाके है ना ये चीजें होंगी। साथ ही साथ लंग्स में जो H+ आयन कंसेंट्रेशन होती है वो भी लो होती है, और जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो भी बहुत लो होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। बहुत ज्यादा लो मतलब कि लो होता है, ठीक है, इतना बहुत ज्यादा लो नहीं कि 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस कम हो गया भाई लंग्स में जाते ही, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाती है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। एल्वेलाई में यही वही चीज बता रहा है कि लो CO2 होता है, लेसर H+ आयन कंसेंट्रेशन होती है, तो पीएच बढ़ गया, ठीक है, पीएच बढ़ गया, घटा नहीं बढ़ गया, है ना, लोअर टेम्परेचर होता है, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन टिश्यूज। ये चीज रिवर्स होती है, लोअर PO2 होता है, हाई PCO2 होता है, हाई H+ कंसेंट्रेशन। हाई H+ कैसे आ रही है? बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो प्रोसेस हो रही है हमारी, है ना, आयंस, और हाई टेम्परेचर हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? जब एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में निकलती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। सो इट फेवर्स डी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन दोनों पर्टिकुलर लाइंस के ऊपर ना दो पर्टिकुलर साइंटिस्टों ने अपने बेसिकली इफेक्ट्स बता रखे हैं, ठीक है। जो बात हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे, वहां पे आता है हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। मैंने कहा था एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। जहां पे हम डिसोसिएशन की बात करते हैं वहां बोर इफेक्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो डिलीवर करता है अराउंड 5 ml ऑफ O2, ठीक है, टू टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। फिर आते हैं बात हम कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले ये एक सिग्मोइड कर्व होता है, एस शेप होता है, ठीक है, जो कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विद O2 बताता है, ठीक है। इट इज यूजफुल टू स्टडी द इफेक्ट फैक्टर्स ऑफ PCO2, H+ कंसेंट्रेशन, ठीक है, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद Hb। तो इस ग्राफ को देखोगे अगर ध्यान से, ठीक है, तो इस ग्राफ में तुम्हें देखने को मिलेगा कि इस तरफ मेरा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन का, और इस तरफ मेरा सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो हायर द अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब 90-95 जो हमारा एल्वुलर ब्लड में है, ठीक है, उस 90 यहां पे आ रहा होगा, ठीक है, 90 देखो यहां पे आएगा, अगर मैं सिस्टमेटिकली इस ग्राफ को देखूं तो मुझे दिख रहा है ना, कि 90 मेरा यहां होगा और 90 के अराउंड 95 मेरा यहां होगा। इस तरफ कहीं पे जाके देखोगे तो ये पूरा सैचुरेट हो गया। तो एल्वुलर ब्लड जो ऑक्सीजन रिच होता था, जहां प्रेशर 95 mmHg होता था, वहां पे सैचुरेशन में आ चुका है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ना और भी डेविएशन होते हैं, जैसे यहाँ पे एक तुम्हें दिख रहा होगा ऑलमोस्ट नियर बाय 50 के अराउंड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं P50 वैल्यू, ठीक है, जो बताता है कि 50% जो हमने पढ़ा था हाफ Vmax वाली स्पीड, कितने ऑक्सीजन मैटर है कितने नहीं है, ठीक, कितने बाइंड हो गए, तो वो भी हमारा नियरली आता है, ठीक है, 25 से 30 mmHg के अराउंड, ठीक है, जो P50 वैल्यू होती है। इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर आ गया तो मेरा काम है कि तुम उस क्वेश्चन को करेक्ट करके आओ, ठीक है। 25 से 30 mmHg के अराउंड ये वैल्यू आती है P50 की, जो बताता है 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, एट विच पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, बात करते हैं हम CO2 ट्रांसपोर्ट की। CO2 ट्रांसपोर्ट जो है टिश्यू से लंग में होना है, कैसे होता है, ठीक है, बेसिकली 3 तरीके से होता है, 3 वेज से होता है। सबसे पहला वे होता है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, दूसरा होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और तीसरा होता है बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है टिश्यूज में, अबाउट 7% ऑफ CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जाती है वाटर के साथ और बनाती है कार्बोनिक एसिड। कैसे बनता है कार्बोनिक एसिड? जैसे ही हम CO2 को कंबाइन करते हैं वाटर के साथ तो ये बनता है H2CO3 जो कि हमारा कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। साथ ही साथ कार्बोनिक हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी के अंदर टिश्यूज से 20 से 25% CO2 बाइंड करती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से, और फॉर्म करती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और एल्वेलाई में CO2 डिसोसिएट हो जाती है और, ठीक है, डिसोसिएट होकर फॉर्म करती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। उसके बाद बाइकार्बोनेट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि जैसे ये CO2 ट्रांसपोर्ट करी जाती है, ठीक है, आरबीसी के अंदर, ठीक है, और प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, जो हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा भी था। और ये करता क्या है, ये एक फॉलोइंग रिएक्शन करता है, देखो CO2 और वाटर को जोड़ता है, रिवर्सिबल। अभी ये इरिवर्सिबल का तो ये बनाया कार्बोनिक एसिड, रिवर्सिबल में बनाएगा जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएट करेगा। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसे फर्दर डिसोसिएट कर देगा H+ और HCO3- के अंदर, ठीक है। और एल्वुलाई में ये रिएक्शन रिवर्स वे में अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। अब देखो मैं तुम्हें इसकी टेक्निकल चीजें बताता हूं।
ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़ा बोर्ड क्लियर चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड क्लियर करने के लिए देखो मैं एक आरबीसी बनाऊंगा, इसे तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद इसे आगे पढ़ना कैसे हो रहा है। देखो एक मेरी बैक एनकेव आरबीसी है, ठीक है। इस बैक एनकेव आरबीसी में, ठीक है, मैंने एंट्री डलवाई किसकी, CO2 की ब्लड से, ठीक है, और ऑक्सीजन भी आएगा, ठीक है। पहले हम CO2 वाला पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़े लेंगे बाद में, है ना। CO2 को जैसी, ठीक है, H2O मिला तो उसने एक H2CO3 बनाया, ठीक है, इरिवर्सिबल फॉर्म में। फिर CO2 को जैसे H2O मिला रिवर्सिबल फॉर्म में, यहां लिख रहे हैं Ca यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये बना H2CO3, और फिर Ca ने यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने वापस से बनाया HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। नाउ दिस इज द कैच, यहीं पे कैच है, सबसे बड़ा कैच है। 70% ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पर कैसे हो रहा है देखो, HCO3 माइनस जो है वो एक बड़ा कैटायन होता है, सॉरी बड़ा एनायन होता है, एनायन है ना, बिग है, क्योंकि आरबीसी में इतना स्पेस है ही नहीं, ऑलरेडी हीमोग्लोबिन है, सब कुछ है, तो इसे बाहर निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेस घेरेगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा क्या करेगा, इसे प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जब इसे प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करा जाता है तो इसके एक्सचेंज में बुलाया जाता है बेटा क्या, एक एनायन को, भाई एक एनायन ही तो है ना रिप्लेस कर सकता है, सक्सेस को सक्सेस ही रिप्लेस कर सकती है ना, दुख को दुख ही रिप्लेस कर सकता है। जैसे दुखी होते हैं तो अपने यारों दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, है ना, फिर थोड़ा सा दुख कम होता है। ऐसी ज्यादा सक्सेसफुल जब बन जाते हैं तो ज्यादा सक्सेस की जरूरत होती है। एमबीबीएस में चलेगा MD करेंगे, MD में चलेगा FDM करेंगे, या MS करेंगे, या MCH करेंगे, कुछ नहीं बचा जिंदगी में करने के लिए, PhD करेंगे, डबल MD कर रहे हैं लोग, डबल MS कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है, एक एनायन के बदले एक और एनायन आता है, इसे बोलते हैं पर्टिकुलरली हम क्लोराइड शिफ्ट। ये क्लोराइड शिफ्ट बहुत जरूरी होता है, क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि क्लोराइड एक छोटा एनायन है एज कंपेयर टू द HCO3 माइनस, ठीक है। इसे ही हम दूसरे तरीके से दूसरे नाम से बेटा हैमबर्गर्स फिनोमेना भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये H+ का क्या होगा, क्योंकि H+ क्या है, एसिडिक कैटायन है। अब एसिडिक कैटायन आरबीसी के अंदर रुकेगा, कोई फायदा नहीं है, इसको कहां भेज दो, प्लाज्मा में भेज दो। प्लाज्मा में हमारे पास पड़े हुए हैं क्या, हमारे पास प्लाज्मा में पड़े हुए हैं एल्ब्यूमिन, जो ये सारा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर लेंगे। तो H+ का तो ठिकाना लगा देंगे, कैसे करेंगे, H+ के एक्सचेंज में बेटा यहाँ पे आता है K+, क्या आता है K+, ठीक है, जो कि हमारा एक इंटरसेलुलर कैटायन होता है। K+ हमारा हमेशा याद रखना इंटरसेलुलर कैटायन होता है, सोडियम हमारा एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन होता है, ठीक है। K+ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे Cl के साथ मिलके, है ना, KCl बना लेगा और मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटा एनायन था। और ऐसे हमारा जो प्लाज्मा की फॉर्म में CO3, ठीक है, जो CO2 की फॉर्म में है ना, सब 70% ट्रांसपोर्ट हो, कुछ इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और यहां पे बाहर HCO3 माइनस को रोकने के लिए, है ना, टिश्यू में रोकने के लिए प्रेजेंट होता है सोडियम, ठीक है, जो कि हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है। और यहां पे ये बना लेता है बेटा NaHCO3, जो कि स्टेबल सॉल्ट होता है। और NaCO3 की रिक्वायरमेंट तो हमारी बॉडी में ऐसी जगह पे पढ़ोगे, जब एमबीबीएस में फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, बाइल में सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसकी, बाइल बनाने के लिए। तो भाई ऑलमोस्ट ज्यादातर CO2 जो हम पढ़ेंगे, ऐसे एक लास्ट चैप्टर है तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वहां लिखा है 200 ml CO2 हर मिनट में निकलती है, 200 ml CO2 निकलती है। बस सोचो कितनी ml CO2 तो हम खींच रहे हैं यार, सोचो कितनी अमाउंट ऑफ O2 निकल रही है कितनी, तो उसके अलावा 200 ही निकाल रहे हैं हमारे लंग्स रेस्पायर करके, ठीक है। 200 ml निकालना विद कंपेयर टू दिस ह्यूज अमाउंट कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। वो बाकी जा कर रहा है CO2 कुछ इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स फॉर्म करके जा रहा है, ठीक है। कभी अब क्योंकि वो चैप्टर कट गया है ना, अगर होता हमारे पास डाइजेशन वाला, मैं तुम्हें पढ़ाता प्रॉपर बाइल के कंस्टिट्यूएंट पढ़ाता कि भाई कैसे कैसे बाइल बनता है, क्या क्या बनता है, ठीक है। और ये सारी नॉलेज तुम्हें वही बंदा दे सकता है जो बहुत एनरिच्ड होगा, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। VMC मेडिकल में ऐसे लोगों को रखा जाता है बेटा जो आपको एनरिच करेंगे, ठीक है। नाउ ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन के साथ भी होने वाला है, तो ऑक्सीजन का ध्यान देंगे अगर, तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं थोड़ा ब्लू कलर से, है ना। तो O2 आया, O2 ने पकड़ा हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल था तो HB O2 बनेगा, फिर ऐसे ही ये HbO2 जो था, फिर ये O2 पकड़ा, क्योंकि 4 O2 पकड़ सकता है, तो ये बन गया 2HbO2, है ना। फिर ये वही 2HbO2, फिर एक O2 पकड़ेगा, और फिर ये आपका हो जाएगा 3HbO2, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे ऐसे करके, है ना, 4HbO2,
O2 बन जाएगा। मेरी आरबीसी इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें मैं स्पेस लूं, ठीक है। अब ये 4 ऑक्सीजन एटम है ना, 4 अलग अलग पोजीशन पे लगा लो, ठीक है। और ये जैसे टिश्यू में जाएगा तो यहाँ से एक एक करके डिसोसिएट होते जाएंगे, अलग अलग डिसोसिएट होते जाएंगे और ये टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर करता जाएगा, है ना। तो 100 ml ऑफ है ना ऑक्सीजन इन ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन देता है, वेयर एज जो हमारा CO2 था और 20 से 25 ही होता है ना। तो 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसीलिए हमारा जो CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था, ठीक है, इसमें सबसे लास्ट में आएगा कि कितना 100 ml में सिर्फ 4 ml ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, टू दी एल्वियोलाई, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्योंकि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उन्होंने नर्वस सिस्टम अच्छे से नहीं समझा होता। डोंट वरी, मैं जब तुम्हें नर्वस सिस्टम समझाऊंगा, मैं मेडुला और पॉन्स मतलब बेसिकली हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फोर ब्रेन तो आसान है ही, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है, ठीक है जी, है ना। अब होता क्या है, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जिसे हम एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी सेंटर भी कहते हैं, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होता है। याद रखना, अगर मैं ब्रेन बना रहा हूं, ठीक है, ब्रेन स्टेम बना रहा हूं, ठीक है, तो मेडुला मेरा नीचे की साइड प्रेजेंट होता है। मेडुला में 2 ग्रुप ऑफ, ठीक है, लोकेशंस होती है, डॉर्सल और वेंट्रल, और इस रीजन में कहीं मेरा पॉन्स होता है, ठीक है। तो पॉन्स ऊपर होता है, सुपीरियर होता है पॉन्स, ठीक है। तो जब ब्लड आता है, क्योंकि ब्लड हमारा आया कहां से, बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होती है, ब्लड हमारा कहां से आया, नीचे से आया ना, क्योंकि ये नेक है ना, ये मेरी नेक है और मेरा मेडुला नीचे की साइड है, पॉन्स ऊपर है, ठीक है। तो पॉन्स थोड़ी सुपीरियर पोजीशन में, बट ब्लड के रिस्पेक्ट में हुआ पोस्टीरियर होगा, एंटीरियरली मेडुला प्रेजेंट है, इसीलिए मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है कि रिदम सेंटर हमारा कहां होता है, मेडुला में होता है, ठीक है। वो इंस्पिरेटरी एक्सपायरेटरी सेंटर होता है, ठीक है, और दूसरा होता है निमोटैक्सिक सेंटर जो हमारा पॉन्स में होता है, ठीक है। ये करता क्या है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये रेस्पिरेशन के रिदम को सेट करता है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला समझो, ठीक है, मेडुला हम बाद में समझेंगे, एक चीज समझो, बहुत लेमन टर्म्स में समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत लेमन टर्म्स में, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बोला कि एवरेज मेरी 15 ब्रेथ्स पर मिनट है, कैपिटल बी कर लो, ठीक है। एक ब्रेथ में मतलब बेसिकली 60 सेकंड में 15 ब्रेथ ली, तो एक ब्रेथ का टाइम 4 सेकंड हो गया, ठीक है। 4 सेकंड नेचुरल ड्यूरेशन है, जिसमें से हम ऐसे मानते हैं, आगे तो डेटा तुम लोग पढ़ने ही वाले हो, कि हमारा जो इंस्पिरेशन होता है वो मोर देन 2 सेकंड्स का होता है और एक्सपिरेशन लेस देन 2 सेकंड्स का होता है, ठीक है। यानी कि जब मेरा इंस्पिरेशन है ना मोर देन 2 सेकंड का 2.7 2.6 के अराउंड होता है, ठीक है, तो एक्सपिरेशन थोड़ा सा कम होता है उससे, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को यही मेंटेन करनी होती है पेस। जैसे ही मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो मेरा इंस्पिरेशन जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ जाएगा तो मैं ज्यादा टाइम तक इंस्पिरेशन नहीं करूंगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन करूंगा, सक्सेसिव इंस्पिरेशन करूंगा, ठीक है, शैलो ब्रीदिंग नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा एक्सप्रेस CO2 बढ़ जाएगी मेरी बॉडी के अंदर, तो ये जो ब्लड यहाँ पे आ रहा था, है ना, ये जो ब्लड यहाँ आएगा, तो अगर ये CO2 ज्यादा लेके आ रहा होगा ब्रेन के पास, यानी इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये समझ जाएगा और तुम्हें तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हें ज्यादा सांस लेने के लिए, ज्यादा इंस्पायर करने के लिए, ठीक है, सिग्नल देगा, और तुम्हारी जो रेस्पिरेटरी रिदम होगी, देखा ना कभी कभी ऐसे बैठे होते हैं और एकदम से उबासी आ जाती है ना, क्यों, क्योंकि आप बैठे हो, आप कुछ काम तो कर रहे हो, बॉडी कुछ काम तो कर रही है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो तुम्हें एकदम उबासी आ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें सब ऐसे लिंक्ड होती हैं, ठीक है, सब पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अब जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो इस बढ़ी हुई रिदम को, वंस इट इज नाउ, है ना, मान लो बढ़ गई, जैसे मैंने दौड़ना चालू करा, दौड़ता अब मेरे ऑक्सीजन की जरूरत है, दौड़ता, ठीक है, अब मैं रुक गया, सपोज करो मैं जाता एकदम मेरे पीछे कोई डॉग पड़ गया, ठीक है, या कोई भी XYZ एनिमल पड़ गया, तो मैं दौड़ूंगा, अपने आप को बचाऊंगा। कोई ऐसी सिचुएशन में आ गया जहां पे मुझे भागना पड़ेगा, ठीक है, मैं भगा तो मेरी ऑब्वियसली बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे को ग्लूकोज चाहिए तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब मैं सांस तेज तेज से लूंगा, लेकिन अब मैं थोड़े टाइम बाद उस जब थ्रेट से बच गया, ठीक है, तो अब वो थ्रेट मेरा पीछा नहीं कर रहा है, XYZ पर्सन जो भी था वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है ना, तो मैं अब बच गया, तो मेरी जो रिदम है वो जो बढ़ गई थी उसे मॉडरेट करना है, उसे नॉर्मल करना है, उसे कम नहीं करना। बच्चों को लगता है कि कम हो जाती है, कम नहीं होगी, सेट है लिमिट सेट है, कम नहीं करना, उसे मॉडरेट करना, यानी कि जो बढ़ गई थी, है ना, जैसे ये मेरी नॉर्मल थी, नॉर्मल से जो बढ़ गई थी, ठीक है, कोई एक्साइटेड या XYZ स्टेट में थी, ठीक है, वहां से वापस पॉन्स जो होगा वो से कम कर देगा, नॉर्मल में ले आएगा वापस, वो
12 से 16 वाली ब्रेथ वाली स्टेज में ले आएगा वापस से, ठीक है। थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे तुम वापस से नॉर्मल ब्रीथ आउट करने लग जाते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा पॉन्स जो होता है वो एक्टिवेट होता है। और रेस्पिरेशन रिदम को कौन मेंटेन करता है? मेडुला, और यहाँ पे उसे मॉडरेट कौन करता है? पॉन्स। ये चीजें पता होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। फिर उसके बाद जो न्यूरल सिग्नल होते हैं मेरे, है ना, वो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए हमारा रेस्पिरेटरी रेट अल्टर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि एडजेसेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, है ना, वो देखता है यही, ठीक है। और वही से लिखा है ना H+ एक्टिवेट दिस सेंटर, जो मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर में बताया कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा अपने आप थोड़ी एक्टिवेट हो रहा है यार, देख के थोड़ी एक्टिवेट हो रहा है, उसने परसेप्ट करा उस ब्लड में जो CO2 बढ़ा हुआ है, H+ जो बढ़ा हुआ है, ठीक है, और वहां से वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिसेप्टर होते हैं मेरे एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में, वो भी इस चेंज को, कंसंट्रेशन को, ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं और सिग्नल भेज सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, यानी मेडुला को ही सिग्नल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन का रोल है बेटा इसमें, वो तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई भी, है ना, सिग्निफिकेंट नहीं है। जितना मर्जी ऑक्सीजन मेरी बॉडी में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। CO2 टॉक्सिक है मेरे लिए, H+ टॉक्सिक है, उससे मुझे मतलब है। और वो H+ हमने पढ़ लिया कैसे आए मेरे ब्लड में, है ना, ज्यादा CO2, ज्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेट एक्टिवेट होगा, ज्यादा H+ बनेंगे, ज्यादा H+ बनेंगे, ज्यादा CO2 मेरी बॉडी में अवेलेबल होगी, इसका मतलब। तो इस तरीके से हमारा, है ना, रेगुलेशन होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने, आई होप बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आया होगा। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इसका, वो है हमारे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारा एस्मा, ठीक है, इसे अस्थमा बोलते हैं लोग, बट एक्चुअल में एस्मा पढ़ते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू, क्यों हो रहा है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, यानी कि जो मेरा पैसेज है ना, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल है, जो मेरे ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, कभी जिंदगी में आगे MBBS में आओगे, फिजियोलॉजी में आओगे, एनाटॉमी वगैरह पढ़ोगे, तो तुम लोग देखोगे, तुम्हें जब हिस्टोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जैसे गट की हिस्टोलॉजी थी अब कट गई, ऐसी तुम्हें ट्रैकिया की हिस्टोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसमें बेटा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा जैसी लेयर होती है, ठीक है, वो म्यूकस सिक्रीट करती रहती है। और म्यूकोसा है तो भाई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी होगा वहां पे, है ना, अच्छे से कनेक्टेड होती है वहां पे। सब म्यूकोसा है तो सॉरी, मतलब सब म्यूकोसा है तो वहां अच्छे से वेस्कुलराइजेशन होगी। वेस्कुलराइजेशन होने की वजह से भाई टिश्यू के सेल्स होंगे जो तुम्हारा इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, कौन से? मास्ट सेल्स, है ना, वो होंगे। तो जैसे इसमें कोई दिक्कत होगी तो ये क्या हो जाएगी, इसका लूमेन नैरो होने लग जाएगा, नैरो लूमेन होने लग जाएगा, तो भाई क्या होने वाला है, तुम्हें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। नॉर्मल से नैरो हो जाएगा तो डिफिकल्टी होगी, बढ़ नहीं सकता कभी भी, है ना। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि वो सी शेप रिंग्स है, उसे बढ़ने नहीं देंगी। फिर आता है ऐसे, ठीक है, बहुत सारे लोग इसे एम्फीसीमा पढ़ते हैं, बट दिस इज एम्फाइस्मा, ठीक है। एम्फाइस्मा जो है उसमें होता क्या है, जो हमारी एल्वुलर वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कम हो गया। इसका मेजर कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट में जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, टार होता है, वो इसमें भरने, उसमें जमा होने लग जाता है। सपोज करो, ठीक है, ये मेरी एक एल्वुलाई थी, ठीक है, उसमें जब मैं सिगरेट स्मोक करूंगा, ठीक है, तो ये जो टार होगा ना, ये इसमें जगह जगह पे ऐसे जमने लग जाएगा, स्पेस में इसमें जमने लग जाएगा, जो कि देखो अभी पूरा था खाली, लेकिन अब मेरे पास ऑलमोस्ट, है ना, 30% स्पेस ही रह गया। तो इसीलिए अब क्या होगा, ठीक है, ये 30% डैमेज हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो था वो एक्सचेंज कम हो गया, कुछ कुछ इसमें जब ये पड़ा रहेगा तो हमारी बॉडी इन सेल्स को डिग्रेड करने लग जाएगी, खत्म कर देगी, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि ये एक वेस्ट बन गया, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है बेटा तुम्हारा किसके अंदर, एम्फाइस्मा के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा, दैट इज और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं वो उन लोगों को होते हैं जो ऐसी जगह पे काम करते हैं, किसी जगह पे जहां पे ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, डस्ट बनती है, ठीक है, एस्बेस्टोसिस बनते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पे जो काम करते हैं, जैसे अगर इनसे लॉन्ग एक्सपोजर होता रहे, ठीक है, कोल माइनिंग वाली इंडस्ट्रीज में जो काम करता है, इससे फाइब्रोसिस होने लग जाती है, ठीक है। फाइब्रोसिस में होता क्या है कि जो मेरे नॉर्मल सेल्स थे, जो मेरे स्क्वामस सेल्स थे, ठीक है, हमें पता है उसमें केराटिन जमने लग जाता है, तो फाइबर्स तो सिक्रीट कर सकते हैं, ठीक है, तो उनमें, है ना, फाइब्रॉइड टिश्यू डेवलप होने लग जाता है, फाइबर्स आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से, है ना, क्या होगा कि उनके जो लंग्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। और ऐसे वर्कर्स को, अगर वैसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कैसी इंडस्ट्रीज में, माइनिंग इंडस्ट्रीज में, डस्ट इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, रिफाइनरीज के अंदर, आपके एसिड प्लांट्स के अंदर, ठीक है, एस्बेस्टोसिस के अंदर, मार्बल ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, उनमें कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें मास्क पहनने चाहिए, बहुत प्रोटेक्टिव मास्क होते हैं। इवन इफ यू नो समवन और इन योर फैमिली, योर डैड और हुएवर, ठीक है, रन्स अ बिजनेस ऑफ सच इंडस्ट्रीज, डू लेट देम नो, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ से, अब चीप लेबर के चक्कर में आप दूसरे की हेल्थ बिल्कुल ही खराब कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद, बहुत महंगे मास्क नहीं आते, 1500 रुपए के मास्क से अगर किसी की जिंदगी बच सकती है तो बिल्कुल
बचाइए, ठीक है। यही एक सोशल मैसेज होता है जो लोगों को देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बस आज का हमारा चैप्टर यही रैप हो चुका है, ठीक है। आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला चैप्टर, ठीक है। और जब सूरज सर आते हैं तो भाई समझ लो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। कंटेंट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही साथ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चंस तो हम लगा ही लेंगे, ठीक है। आई होप सबने एंजॉय करो होगा। साथ ही साथ बेटा हमारे वीएमसी मेडिकल चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लोगों सब्सक्राइब कराओ, शेयर करो हमारे वीडियोस, ठीक है, और लाइक करो हमारे वीडियोस, कमेंट करो, ठीक है। मजा आता है मुझे जब चीजें मेरे को सुनने में मिलती हैं, मेरे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है, मुझे बताते हैं, ठीक है, मुझसे पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। काफी लोग रिलेटिव्स बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हो, तो ऐसे ही अपने काम को करते रहें, ठीक है। वीएमसी मेडिकल को, ठीक है, और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।